दोस्तों आपका हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का मॉडल सेट 2 सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना और जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। सामान्य निर्देश आप लोग पढ़ चुके होंगे कि 1 से 7 वाला प्रश्न 2 अंक वाला है और 8 से 14 लघु स्तरीय प्रश्न है, मतलब 3 अंक का दिया है। और 15 से 19 जो आपको 150 शब्द में लिखना है, 5 अंक के लिए निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नाज़ी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो आंसर देखते हैं। नाज़ी पार्टी का संस्थापक था एडल्फ हिटलर। हिटलर जो था वह नाज़ी पार्टी का संस्थापक था। दूसरा क्वेश्चन है कि झूम या घुमतू खेती किसे कहते हैं। तो झूम या घुमतू खेती उसे कहते हैं जब जंगल के किसी भूभाग पर, यहाँ पे एम एम नहीं, मो अलग से लिख गया, प्रिंट मिस्टेक, पर जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि के से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इस कृषि को अलग अलग भूभाग में की जाती है। यहाँ यहाँ लिखा है कि झूम या घुमतू खेती उसे कहते हैं जब किसी जंगल के और किसी क्षेत्र में क्षेत्र को काट कर उसमें जला दिया जाता है। उसके बाद खेती किया जाता है, यह स्थानांतरित खेती भी कहते हैं और यह लोकप्रिय आदिवासी लोग करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है निर्धनता की परिभाषा लिखें। तो निर्धनता का परिभाषा देखते हैं कि निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। आर्थिक ज़रूरत मतलब खाना पीना, कपड़ा, रहन सहन, इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है और उसे ही निर्धनता कहते हैं। वर्तमान समय में निर्धनता का आकलन के लिए उपभोग और व्यय विधि दोनों का प्रयोग सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। आप यहाँ तक लिख देंगे तो इसका आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूखमरी से आप क्या समझते हैं। तो भूखमरी के से हम समझते हैं कि पेट भर भोजन ना मिलना, न खाना ना मिलना, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध ना होना और पोषक तत्वों ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को ही भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप होता है भूखमरी। पांचवा देखते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया प्राप्त है। 6 नंबर देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आंसर हो जाएगा, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा होता है, यानी कि अपने आप खुद से पेड़ उगता है और लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, उगता है और उसी को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और मानवीय प्रभाव यानी कि मानव वहाँ पे कोई लगाता भी नहीं है, उसमें कोई प्रभाव भी नहीं करता है, वही देखा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नाज़ीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो नाज़ीवाद की मुख्य विशेषता थी कि वह पूर्व में जर्मनी की सीमाओं को फैलाना चाहता था और सारे जर्मनी को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा करना चाहता था, यहाँ पे करना चाहता था। और दूसरा हो जाएगा कि नाज़ीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए ना कि राज्य लोगों के लिए। और तीसरा विशेषता हो जाएगा नाज़ीवाद लोकतंत्र और साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है। तो वनों का जीविका से निम्नलिखित प्रकार से संबंध है। देखते हैं पहला कि वनों से विभिन्न प्रकार के फल और फूल पाए जाता है जिससे लोगों को जीविका चलता है, यानी कि फल फूल से आप जीवन बिता सकते हैं। दूसरा हो जाएगा, वनों से विभिन्न प्रकार के लकड़ी पाए जाते हैं जिससे घर, टेबल, कुर्सी, दरवाजा आदि तरह तरह के सामान बनते हैं। अब इसके बाद वनों से लकड़ी प्राप्त होता है जिससे टेबल, कुर्सी बना सकते हैं, घर भी निर्माण कर सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा, वनों से विभिन्न प्रकार के औषधि मिलते हैं जो आपको रोगों से इलाज होता है। और चौथा हो जाएगा, वनों से जलावन के लकड़ी प्राप्त होते हैं, जलावन के लिए ईंधन प्राप्त होता है।
और विभिन्न प्रकार के जैसे मृदा अपरदन को रोकता है। ऐसे बहुत से प्रकार हैं जो वनों को जीविका निर्भर करता है। 10वां क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो आंसर हो जाएगा क्या, गरीबी रेखा का निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं से कम आमदनी होने से इंसान अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। इस गरीबी रेखा को और अन्य जगह जैसे यूरोप से कर सकते हैं। यूरोप के किसी व्यक्ति की आय राष्ट्र औसत आय से 60% से भी कम है तो उस व्यक्ति के जीवन बिताने वाला गरीबी रेखा यहाँ पे हो जाएगा, उस व्यक्ति को गरीबी रेखा जीवन बिताने वाला माना जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए गरीबी रेखा रेखा जीवन बिताने वाला माना जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि का नंबर है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि निम्न लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं। पहला हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जो भूमिहीन है। और दूसरा हो जाएगा कि जिसके पास बहुत कम भूमि हो, भिखारी वर्ग के लोग और फसलों के खराब हो जाने से भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा जब देश में भूकंप, बाढ़, अकाल, सूखा और सुनामी आदि प्राकृतिक आपदा आती है तो गरीबी रेखा के लोग भी असुरक्षा से अधिक ग्रसित हो सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के बारे में बताया। तो भारत का राष्ट्र मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त विविध संस्था है, यानी कि एक बहुत बड़ा संस्था है। इसकी स्थापना कितना, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। और लिख सकते हैं कि यह आयोग उस देश के मानव अधिकार की प्रहरी करता है, यानी कि मानव का अधिकार संविधान में अधिकार होता है मानव का, यही लिखा है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण है। मतलब मानव अधिकार जैसे वोट चुनाव दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है, उससे मानव अधिकार ही कहते हैं, क्योंकि मानव को कुछ अधिकार होते हैं, उसे ही मानव अधिकार कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियाँ। तो देखते हैं निम्नलिखित चुनौतियाँ कि पहला ज़्यादा पैसा वाले उम्मीदवार क्यों और पार्टियां गलत तरीके से जीत ही जाता है, क्योंकि बाकी से उसकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। यानी कि जिसके पास पैसा वो घूस देता है जनता को और जीतने का प्रयत्न करता है। और दूसरा हो जाएगा कि देश में कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव से बाहर करने और बड़ी पार्टियों को टिकट पाने में सफल होने लगे। और तीसरा हो जाएगा कि अलग अलग परिवारों में कुछ परिवारों का जोर है कि उनके रिश्तेदारी आसानी से टिकट पास जाते हैं। चौथा हो जाएगा कि अक्सर आम आदमी या सामान्य आदमी के पास चुनाव में कोई मुकाबला करने का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि प्रमुख पार्टियां की नीतियां और व्यवहार एक जैसे होते हैं। और पांचवा अब लिख सकते हैं कि बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह के परेशानियां उठानी पड़ती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों। इसका आंसर देखते हैं कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा मात्रा इसलिए घटती जाती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करता है और ऊंचे हिमालय पर्वत इन्हें आगे नहीं जाने देते। इसके बाद हो जाएगा वाष्प से भरी होने के कारण पवनों की यह शाखा इस भाग में खूब वर्षा करती है, और जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम हो जाती है। इस कारण से पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो आंसर देखते हैं। तो पहला हो जाएगा हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थानों को समाप्त करना शुरू कर दिया। मतलब लोकतंत्र शासन में संस्था जो है वो संस्था समाप्त कर दिया। फिर दूसरा है कि जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया और 28 फरवरी 1933 को जारी
अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी को छीन लिया गया, अपने अपने हासिल कर लिया। और तीसरा हो जाएगा कि कम्युनिस्ट हिटलर का कट्टर शत्रु था और 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित हो गया। और चौथा लिख सकते हैं कि ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। और पांचवा हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। और छठा हो जाएगा पूरे समाज को नाथियों के हिसाब से नियंत्रण व्यवस्थित करने का सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। 16 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला आता है न्यूनतम समर्थित कीमत। तो न्यूनतम समर्थित कीमत क्या होता है कि जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं और उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम न्यूनतम समर्थित कीमत, इस मूल्य को ही न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। दूसरा देखते हैं बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक एक व्यवस्था अथवा योजना है जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर लिया जाता है ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम ना हो। इससे उस समय उपलब्ध कराया जाता है जब फसल नहीं होती है तथा मूल्यों वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है, तब उस जो भंडारण करके रखता है, बफर स्टॉक मतलब भंडारण ही, उस फसल को रखता है, उसका उपयोग करता है। जैसे अकाल सूखा होने पर जो भंडारण किया हुआ फसल उसको उपयोग करता है सरकार। तीसरा हो जाएगा कि निर्गम कीमत क्या है। तो निर्गम कीमत में टिप्पणी लिखते हैं कि जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों और समाज के गरीब वर्गों में क्या हो जाएगा, गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। मतलब गरीब क्षेत्र में बाजार की कीमत कम हो जाता है तो अनाज का उस वितरण को ही निर्गम कीमत कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के भाग 3 में निहित भारत में मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिकों के रूप में शांति और सद्भाव में अपना जीवन व्यतीत कर सके। हर इन अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड के रूप में निर्धारित किया गया। ये अधिकार सार्वभौमिक रूप से सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति, पंथ, रंग या लिंग के हो। यानी कि मौलिक अधिकार मतलब आप मानव की मौलिक अधिकार, चुनाव लड़ना, समानता का अधिकार, सब कुछ वह मौलिक अधिकार में आता है और अपनी संविधान रक्षा करता है। तो भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। पहला है समानता का अधिकार, ये याद रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कि पहला हो जाएगा समानता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार, लड़ने का अधिकार। समानता यानी कि सभी लोग का समान अधिकार, जैसे नौकरी में उससे सभी लोग का समान अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप शोषण मानव को नहीं कर सकते। और चौथा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप जिस भी धर्म को पालन कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। पांचवा हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, आप स्कूल में नामांकन कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आज छठा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 18 नंबर का क्वेश्चन कि शीत ऋतु की अवस्था और एवं उनकी विशेषताएं बताएं। तो शीत ऋतु का अवस्था देखते हैं कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे अधिक ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्व तट पर चेन्नई का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। और शीत ऋतु की विशेषताएं देखें तो पहला विशेषता हो जाएगा दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। और दूसरा हो जाएगा कि शीत ऋतु
नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। और तीसरा हो जाएगा शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। और चौथा हो गया शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम और पवनें शीतल और परिवर्तित होती हैं। और पांचवा हो जाएगा कि यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिम के साथ भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप पर्वतों पर हिमपात होता है। हिमपात मतलब बर्फ गिरता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट से ज़रूर बताइए। और 90 नंबर का वो मैप से संबंधित है, तो मैप वाला वीडियो अलग से हम बनाएंगे जो फुल सेट 1 सेट 2 सेट 3 का सभी का मैप वाला क्वेश्चन होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अ, अच्छा लगा तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।